जय हिंद दोस्तों। आ चुकी है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की वो वीडियो जिसे देख लेने के बाद आपके 100% मार्क्स क्लियर हो जाने वाले। फिर चाहे आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सी टेट, यस टेट, IAS, पीसीएस, दोस्तों किसी भी बड़े से बड़े लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, वहां पर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के ऊपर ना तरह तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का मेरा ये पर्पस है, आपको यही है कि इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने में बड़ा आसान लगता है कि भाई आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपको एक करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की एक सही सेंटेंस फिल कर देना है और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। लेकिन यही काम एग्जाम में हमसे नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचने की कोशिश की है? ऐसा इसलिए होता है, जो आपका एग्जामिनर है ना, वो आपसे आपकी ना माइंड की अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है। दोस्तों वो एक सोच आपसे देखना चाहता है कि आपका सोच का IQ लेवल कितना है। तो दोस्तों आज वो सोच मैं आपको देने वाला हूं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और मेरे साथ पक्के कीजिए पूरे करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में पूरे नंबर। वेलकम टू आवर चैनल दी बेस्ट एकेडमी। तो आइए सीखिए मेरे साथ ए वाला कॉन्सेप्ट और पूरे पक्के कीजिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को हमेशा के लिए। दोस्तों देखिए, किसी भी सेंटेंस के अंदर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो, क्या बोला मैंने? दोस्तों कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो या फिर कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट की बात हो, कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर साइंटिफिक फैक्ट हो। दोस्तों यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है कोई भी सच्ची बात। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, तो आपको भी ये बात पता है, मेरे को भी पता है। तो इस तरह की जितनी भी बातें होती है यूनिवर्सल ट्रुथ की ना, उसके अंदर जो आप टेंस यूज करोगे ना, तो उसके अंदर लगा देना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक जी, तो बिल्कुल सही जवाब आपने सुना कि जब भी सेंटेंस के अंदर कोई भी साइंटिफिक फैक्ट की बात की जाए तो आपको यूज करना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर उसी तरह से आपका हो गया साइंटिफिक यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद साइंटिफिक फैक्ट। यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद हो गया साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य, जो बात पूरी दुनिया जानती है। जैसे मैंने आपसे कहा साइंटिफिक फैक्ट के अंदर कि जैसे पृथ्वी ना सूर्य के चक्कर लगाती है, क्या ये बात आपको पता नहीं है? ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, वही हम यहाँ डिस्कस कर देना। तो जब भी इस तरह की टेक्निक्स होती है तो उसके अंदर टेंस यूज करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आवर प्लैनेट रिवॉल्व, नहीं होगा रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यानी नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या कहता है? यही तो कहता है कि भाई सब्जेक्ट रखो और वर्ब की नॉर्मल फॉर्म लगा दो। अगर सिंगुलर है तो एस या ईएसडी लगाते हुए चल जाना उसके साथ। ठीक है जी। तो दोस्तों पहला रूल तो मेरे को बड़ा पक्का हो गया कि भाई जब भी कोई साइंटिफिक फैक्ट हो या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मेरे को याद रखना है सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाऊंगा। ठीक है जी। अब रूल नंबर आगे की तरफ बढ़ो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट के साथ ही लगेगा या फिर कोई और सेंटेंस है जिसके साथ लगता है? तो दोस्तों इसका जो इस्तेमाल होता है ना, एक जगह और लगेगा, दिल खोल कर लगेगा। किस जगह पे लगेगा? जहां पर ना कोई भी इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल किया हो। क्या बोला मैंने? जहां पर किसी इडियम्स एंड फ्रेज का इस्तेमाल किया गया हो। जैसे मैंने आपसे कहा बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्या एक कहावतें हैं? जी बिल्कुल कहावतें हैं। तो कहावतों के साथ भी किसका इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल लगेगा। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं। या फिर कोई प्रोवर्ब्स हो, प्रोवर्ब्स का मतलब होता है आपकी लोकोक्तियां, आपके मुहावरे, इसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाऊंगा। जैसे मैंने कहा कि एक हाथ ताली नहीं बजती, क्या एक इडियम वर्सन फ्रेजेस है? हाँ जी, इडियम एंड फ्रेजेस है। तो इसके साथ मैं बोलूंगा इट टेक्स टू क्वेरल, यानी ऐसे यस का इस्तेमाल किया, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल। ठीक जी। तो इसके साथ लगा दूंगा जब भी कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर साइंटिफिक फैक्ट या उसके अलावा कोई इडियम वर्ड्स एंड फ्रेजेस हो, तो भी मैं इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का रूल। ठीक है, तो वहां पर लगेंगे। और एक बात और याद रखिए, अब बढ़िए रूल नंबर सेकंड की तरफ। रूल नंबर सेकंड कहता है कि जब भी सेंटेंस में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया हो, क्या वर्ड का इस्तेमाल किया गया? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट। ठीक जी। तो इनके साथ आपको लगानी है मेन वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब भी आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करें किसी भी सेंटेंस में। यानी मैंने कहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या? तो इसके अंदर लगेगा कैन। कैन क्या एक मॉडल वर्ब है? हाँ जी बिल्कुल मॉडल वर्ब है। तो इसके साथ मैं लगाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब किसी भी सेंटेंस में रूल नंबर थर्ड समझिए, तीसरा, जब भी पास्ट में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया, यानी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल ना पास्ट में ले जाके किया हो, फिर क्या करना वहां पे? फिर वहां पे ये करना है कि जैसे कैन का कुड हो जाएगा। ठीक है, पास्ट में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करना है तो वहां पर मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म क्या लगा? पास्ट मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया हो, तो आपको हैव लगा देना है। क्या लगा देना है? हैव लगा के मेन वर्ब की
फॉर्म की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, हैव लग के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा बस, इसके अलावा कोई रूल होगा ही नहीं, यानी हैव लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, तो इसकी इंग्लिश क्या बोलूंगा, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। तो दोस्तों यहाँ पर जो मॉडल वर्ब ना वो पास्ट में इस्तेमाल किया गया, तो जब भी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल पास्ट में ले जाके हो ना, तो आपको क्या याद रखना है, हैव लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देना, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। अब आगे रूल को समझिए। अब समझिए यहाँ से रूल नंबर 4 की तरफ। दोस्तों रूल नंबर चौथा क्या कहता है, यही तो कहता है रूल नंबर चौथा। दोस्तों जब भी किसी भी सेंटेंस आपको दिया हो, दोस्तों ऐसा कई बार होता है एग्जामिनेशन के अंदर ना, आप लोग लंबे लंबे जो सेंटेंस होता है, चाहे आप सीएचएस का एग्जाम दे रहे हो या सीजीएल का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी जीडी किसी भी बड़े से बड़े लेवल का एग्जाम दे रहे हो, वहां पर ना आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, ठीक है जी, और बोला जाता है यहाँ पे बी की फॉर्म भर दो, तो कितने बच्चे बी का ना बीन कर देते। दोस्तों ऐसी गलती और आतिशबाजी और तुक्केबाजी अब ना करना एग्जाम में। दोस्तों बी का मतलब ये होता है कि वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको इज एम आर में से कौन सा भरना है, इज एम आर में से कौन सा भरना है, आपको वॉज वर में से कौन सा भरना है, वॉज वर में से कौन सा, उसके बाद आपको विल शैल में से भरना है, विल शैल में से आपको भरना है, हैव में से भरना है। यानी दोस्तों ओवरऑल आपको टेंसेस भरना है, यानी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का नॉलेज होना आपको जरूरी है, यानी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, ना कि बी का बिन कर देना। दोस्तों अब एक गलती और तुक्केबाजी अब ना करना एग्जाम में, ठीक है जी। तो इसे मार आपको भरना है यहाँ पर सेंटेंस में, तो ये रूल भी आपका कवर हो गया। दोस्तों कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में ना सिंपल हेल्पिंग वर्ब देता है और वहां पे आपसे वर्ब का फॉर्म मांगता है, तो दोस्तों सिंपल वर्ब के साथ ना वर्ब की फॉर्म तो कभी नहीं आती, ये जब ही आती है तब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर होता है, ठीक है जी। तो जब भी सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर होता है, तो वहां पर आपको देनी है मेन वर्ब की फॉर्म थर्ड। आपको कौन सी फॉर्म भरनी है, हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भरनी है आपको, ठीक है जी। तो दोस्तों सिंपल हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड लगा हुआ होगा, इसके साथ तो फॉर्म कभी मांगी ही नहीं जाती, ये तब ही मांगी जाती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर होता है, और पैसिव वॉइस मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला रूल कहता है कि मॉडल वर्ब का कभी भी इस्तेमाल हो और उसके फौरन बाद ना बी का इस्तेमाल किया हो। क्या बोला, कभी मॉडल वर्ब का इस्तेमाल और उसके फौरन बाद अगर बी का इस्तेमाल किया गया हो और फिर आपको वहां पे फॉर्म मांगे, तब पर भी आप लगाओगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पे लगाना है आपको, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको भरना है, फिल करना फिलर्स के अंदर आपको। दोस्तों ऐसा माना जाता है जब सेंटेंस ना कैन बी हो गया, मे बी हो गया, शुड बी हो गया, तो इस सारी सेंटेंस ना पैसिव वॉइस की तरफ इशारा करती है। और पैसिव वॉइस हमारा एक ऐसा दोस्त होता है जिसे मुर्गा का बड़ा शौक होता है। दोस्तों जहां भी देखेगा तिलक शादी वहीं पे टूट पड़ेगा, यानी इसका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, थर्ड फॉर्म वाला दोस्त है हमारा, ठीक है जी। तो वहां पे थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जब भी सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, तो वहां पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे सेंटेंस में। तो अब आइए यहाँ पर तमाम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आइए आप और हम मिल करके सॉल्व करेंगे, और जितने भी टैक्टिक्स और रूल बताए उसी रूल्स को फॉलो करके यहाँ पे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट को। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वर यू वर एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर थर्ड टाइम फॉर 5 टाइम। दोस्तों उसे 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसे 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब यहाँ पे ना शपथ दिलाने को बोलते हैं श्वेर। तो दोस्तों यहाँ पे श्योर की फॉर्म आपको भरनी है, यहाँ पे क्या भरेगा कि उसे 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दोस्तों वॉज वर्ड के साथ तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी आती नहीं, ये तब ही आती है जब सेंटेंस पैसिव वॉइस के अंदर हो, और पैसिव वॉइस मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों स्वेर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्वम, SWORM स्वर्ण हो जाएगी इसका करेक्ट आंसर, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगती है, यानी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दिया मैंने। क्या हो गया, यू वर स्वर्ण एज ए चीफ मिनिस्टर फॉर 5 टाइम्स, कि उसे यानी तुम लोगों को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, इस तरह से हो गया, ठीक है जी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस बड़ा आसान है, यहाँ लिखा था द रॉबर और फिर डैश आया हिम अ ब्लो ऑन द हेड। दोस्तों एक रॉबर था, एक डकैत था, और यहाँ पर स्ट्राइक, दोस्तों स्ट्राइक मतलब होता है किसी को चोट पहुंचा देना, ठीक है जी। तो जो रॉबर था किसी हिम मतलब किसी लड़के को ब्लो कर दिया। दोस्तों ब्लो कर दिया मतलब उसने कुछ चीज ना चला के मार दी, उसको चोट पहुंचा दी, इन शॉर्ट, है ना। तो उसको चोट पहुंचा दी ऑन दी हेड, मतलब उसके सर के ऊपर उसको चोट पहुंचा दी जो रॉबर था। तो क्या उस चोट पहुंचाने की क्या तैयारी करेगा, क्या फ्यूचर में लेके जाओगे, बिल्कुल नहीं। क्या वो अभी मार चुका है,
मारने वाला है? बिल्कुल नहीं। क्या मार रहा है? ये भी बात नहीं होती। इन दोस्तों ओवरऑल जो घटना है ना पास्ट की तरफ इंडिकेशन कर रही है। तो पास्ट की इंडिकेशन जब भी घटना होती है तो उसको डील करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के साथ। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या कहता है? यही तो कहता है भाई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दे दो। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्राइक की ना सेकंड फॉर्म लगा देंगे जो कि स्ट्रक होती है। क्या होती है? ये स्ट्रक, STRUCK, STRUC के स्ट्रक हो गया। तो रॉबर स्टक हिम अ ब्लो ऑन द हेड, की उसने उसके सर पे चोट पहुंचाई। अब आगे देखते हैं। ठीक है जी, तो ये तो आपको बड़ा पक्का हो गया, स्ट्राइक की फॉर्म यहाँ पे भरना है। अगला है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड, और यहाँ पे डैश आया, जस्ट लिखा हुआ था, और यहाँ पे आपको लिव की फॉर्म भरनी थी। क्या हो गया इसका आंसर? देखते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, दूसरे क्वेश्चन ना काफी बार एग्जाम में पूछा, इनफैक्ट बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में पूछा हुआ और काफी बार पूछा, तो इससे बड़ा पक्का करते हुए चलना। ठीक जी, आगे देखते हैं। व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब वो स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड लेफ्ट जस्ट, दोस्तों ट्रेन जा चुकी थी। जब वो स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या हुई? जा चुकी थी। दोस्तों यही तो फीलिंग आ रही है, इसके अलावा क्या कोई और फीलिंग आ रही है? नहीं, कोई और फीलिंग लगाओगे ना बड़े अटपटे से लगोगे। भाई यही तो फीलिंग आ रही है, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, इस तरह से समझ लो। तो ट्रेन जा चुकी थी, बताओ कौन सा टेंस? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या कहता है? भाई हेड लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। तो मैं भी बिल्कुल वही करूंगा, कुछ अलग से नहीं करने वाला। ठीक है जी, तो दोस्तों लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। क्या हो जाएगी? LEFT, लेफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर क्या बनेगा? When I reached the station, the train had left just, इसका पूरा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। अब समझिए यहाँ से आगे, कॉन्सेप्ट के सहारे पूरे होंगे सपने हमारे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है? द एवरेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और फिर यहाँ पर डैश आया, फिर 10 टाइम्स द एवरेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और यहाँ पर डैश आया, 10 टाइम्स लिखा हुआ, मोर बैक्टीरियल सेल्स देन द ह्यूमन सेल्स, इस तरह से आया। और यहाँ पर ना आपको कैरी की फॉर्म भरनी है। दोस्तों कैरी क्या करती है? जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, एक इंसान की जो औसतन जो इंसान की जो शरीर होती है ना, वो कैरी करती है। जी हाँ दोस्तों, आंसर तो यही मिल गया। आगे की मैं लाइन ही पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं। आंसर तो मेरे को यही मिल गया कि जो इंसान होती है वो कैरी करती है। लास्ट में दिया, बताओ कौन सा टेंस? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और टेंस का रूल क्या कहता है कि भैया वाई को हटा के आई में कन्वर्ट करके ऐसे यस लगा दो। मैं भी वही करूंगा, बिल्कुल ऐसे यस। अगर दोस्तों आपने टेंसेस नहीं पढ़ रखा तो क्यों नहीं पढ़ रखा है, तो जल्दी से जाइए टेंसेस को पक्का कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरीज हो जाएगा, CARRIES, कैरीज। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? The average of the human body carries 10 times more bacterial cells than the human cells, इस तरह से इसका कैरी हो जाएगा, कैरीज का। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, राहुल was seriously injured in an accident and he would have bled to death if the ambulance has not arrived। दोस्तों यहाँ पर ना आपको ब्लीडिंग की फॉर्म भरनी है। ब्लीडिंग की आपको फॉर्म भरनी है, ब्लीडिंग। दोस्तों ब्लीडिंग का मतलब होता है खून का बहना, यानी आपके शरीर से रक्त का बहना, यानी रक्त आपके शरीर से निकल रहा है, उसको कहते हैं ब्लीडिंग। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं किस तरह से बढ़ते हैं। तो राहुल वो सीरियसली इंजर्ड, दोस्तों राहुल जो था ना वो गंभीर रूप से इंजर्ड हो चुका था, इंजरी हो रखी थी एक्सीडेंट के कारण। ठीक है जी, इन एक्सीडेंट ही वुड हैव, दोस्तों क्या होता था? उस ही वुड हैव, वो कहाँ जा रहा था? खून बहते 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 ना वो मौत की तरफ जा रहा था, यानी वो मर जाता इन शॉर्ट। ठीक है, वो मौत की तरफ जा रहा था, क्या ना आई होती तो, इफ द एम्बुलेंस इज नॉट अराइव, अगर एम्बुलेंस टाइम पे ना आई होती ना तो राहुल मर जाता। इस तरह से कहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या राहुल मर गया? क्या बिल्कुल नहीं। क्या राहुल जिंदा? बिल्कुल अभी जिंदा है। तो क्या एक पास्ट की सिचुएशन बनाई जा रही है? बिल्कुल पास्ट की सिचुएशन, और एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाई जा रही है। और इमेजिनरी सिचुएशन को हम डील करते हैं उड के साथ। तो उड लगा के हैव लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, वही सिंपल सा घिसा पिटा रूल। ठीक है जी, तो यहाँ पे उड कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे मेरे को उड भी दिख गया, हैव भी दिख गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखना है, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया, ब्लड। क्या हो जाएगा? ब्लड मतलब खून, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राहुल वाज सीरियसली इंजर्ड इन एक्सीडेंट, ही वुड हैव ब्लड टू डेथ इफ द एम्बुलेंस हैज नॉट अराइव्ड, इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है द डॉक्टर डैश आई गिफ्ट ऑफ गॉड, और यहाँ पे बी की फॉर्म। सर बी के बारे में आपने कुछ बताया था? हाँ हाँ बताया था बी के बारे में। बी का बी नहीं करेंगे, बल्कि इसे मार में से कौन सा लगाएंगे, वॉज वर में से कौन सा लगाएंगे, विल शैल में से कौन सा लगाएंगे। ठीक जी, तो बिल्कुल वही वाला काम करेंगे।
तो दोस्तों सेंस के साथ अप्लाई करेंगे, क्योंकि वैसे तो इंग्लिश में सेंस की तो बड़ी वैल्यू होती है, वैसे आप भी जानते हो सेंस की तो बड़ी इंपॉर्टेंट होता है इंग्लिश के अंदर, तो सेंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, द डॉक्टर और डैश है ऑफ गिफ्ट ऑफ गॉड, कि मेरे जो डॉक्टर है ना वो भगवान के गिफ्ट है। क्या गिफ्ट थे, वॉज लगा दो, क्या ऐसी बात नहीं हुई, क्या गिफ्ट होंगे बेटी, ये डॉक्टर पैदा नहीं होंगे, मतलब यानी ये दोनों तो एकदम बिल्कुल अटपटे से लग रहे हैं। आइए थोड़ा और भेजा फ्राई करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो आंसर होगा, मेरे गिफ्ट अभी भी डॉक्टर तो गिफ्ट है ना, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी, नॉर्मल इसका इस्तेमाल होगा कि माय टीचर इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, मेरे टीचर क्या है, भगवान के गिफ्ट है, यानी उनके तोहफे हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे जो डॉक्टर है, अगला है इट मस्ट बी। दोस्तों मैं तो पूरा सेंटेंस ही नहीं पढ़ूंगा, अब देखो यूं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे मैंने मस्ट देखा, मस्ट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के फौरन बाद बी लगा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या लगाया जाता है, तो मॉडल वर्ब के साथ जब भी बी का इस्तेमाल हो, मैंने सेंटेंस में सिखला रखा आपको कि भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। मुर्गा वाला दोस्त है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगता है, तो आइए इसको थर्ड फॉर्म देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ना कीप एक्चुअली लिखा था कीप, कीप मतलब रखना, तो कीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैप्ट हो जाएगा, कैप्ट, ठीक है। तो क्या हो गया, इट मस्ट बी कैप्ट इन योर माइंड दैट इज इंटेंशनल फॉर टू बी अस ऑनेस्टी इन अवर डीलिंग्स, इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने देख लिया, बहुत ही आसान तरीके से इसके अंदर है। और कुछ क्वेश्चन आइए उनको भी मक्खन की तरह सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, बहुत ही, क्योंकि आज हमारा कॉन्सेप्ट है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को सीखना। आइए देखते हैं, अगला है अवर प्लैनेट, फिर दैट है अराउंड द सन। दोस्तों हमारी जो प्लैनेट है, हमारी जो पृथ्वी है, वो ना सूर्य के चक्कर लगाती है। तो दोस्तों क्या सूर्य के चक्कर लगाती है, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। क्या एक साइंटिफिक फैक्ट है, हाँ जी बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है। क्या एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है, बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ की बात है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है तो वहां पर कौन सा टेंस लगाते हैं, जी हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाला रूल। और वो रूल क्या कहता है भैया, ऐसे या यस लगा दो, बात खत्म, ठीक है। तो अवर प्लैनेट, और यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, रिवॉल्व्स, क्या हो जाएगा, रिवॉल्व्स, ऐसे या ईयर्स लग जाएगा। तो आवर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, की पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब आगे समझते हैं, अगला है टू एंड टू। दोस्तों तो बड़ा हलवा रख दिया, मैं चाहता हूं इसको आप करो, वरना आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा। बोल रहा है टू एंड टू मैक्स फोर, कि भाई दो और दो चार ही तो होते हैं, भाई कहीं पांच भी होते हैं क्या, नहीं। मैथ वाले सर ने तो हम लोग को यही सिखाया कि भाई दो और दो मिलके चार होते हैं। तो ये भी एक सच्ची बात है, और सच्ची बात को डील करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ। तो नेक का क्या हो जाएगा, ऐसे एजेस लग जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल, तो क्या हो जाएगा, मैक्स हो जाएगा, मैक्स। टू एंड टू मैक्स फोर, की भाई दो और दो क्या होते हैं, चार होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रोहन, फिर डैश आया, फिर इन अ बैंक। दोस्तों रोहन काम करता है बैंक के अंदर। अच्छा सर यहाँ पे वर्क लगा दो, वर्क लगा दो, यहाँ पे देखो वर्क लगा दो, ज्यादा बढ़िया लगेगा। दोस्तों यहाँ पे वर्कड नहीं होगा, क्योंकि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि ऐसा यहाँ पे इंग्लिश में कोई सेंस नहीं था कि वर्क लगा दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क, वर्क हो जाएगा, WRK एस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आया। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ पे वर्किंग क्यों नहीं हुआ, वर्किंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कुछ ना आपको हिंट मिली हुई, कोई हिंट नहीं था मेरे को। अच्छा सर वर्कड क्यों नहीं लगाया, ईडी क्यों नहीं जोड़ दिया, ईडी जोड़ के पास्ट में, क्योंकि हिंट यहाँ पे नहीं थी। विल क्यों नहीं लगा, फ्यूचर की बात ही नहीं हो रही। मेरे को लगा कि भाई इतना सा सेंटेंस है, रवि क्या लिखा हुआ, रोहन बैंक में काम करता है, बात खत्म। तो यहाँ पे रोहन वर्क्स इन अ बैंक, इस तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द प्यून हैड, दूसरे क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में, द प्यून हैड और डैश आर द बेल व्हेन आई रीच द स्कूल। दोस्तों जब वह स्कूल पहुंचा, चपरासी घंटी बजा चुका। दोस्तों बड़ा घिसा पिटा एग्जाम्पल, लेकिन एग्जाम में खूब आता हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जब वो स्कूल पहुंचा तो चपरासी घंटी बजा चुका था, जी हाँ, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहता है हैड जब भी लगा तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों रिंग की थर्ड फॉर्म रंग हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, RUNG, रंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा कि द प्यून हैड रंग द बेल व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा तो चपरासी घंटी बजा चुका था। आगे देखते हैं, ही शुड, और यहाँ पे डैश आया, एन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों यहाँ पे लिखना हुआ था, गिव लगाना हुआ था, गिव का फॉर्म यहाँ पे आपको लगाना है, कौन सी फॉर्म आ सकती है। तो दोस्तों शुड लगा हुआ था, शुड के बाद बी लगा हुआ था, बी जब भी लगता है मॉडल वर्ब के साथ तो वहां पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगती है, थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। तो गिव का क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, गिवन, गिवन हो जाएगा, ठीक है।
तो हो जाएगा ही शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, कि उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए बोलने की। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, अब अगले स्लाइड में समझिए। आइए अपने नॉलेज को अप्लाई करते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, और उन्हें भी शॉर्टकट तरीके से अप्लाई करते हुए चलते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों अब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मुझे बहुत आसान लगने लगी है, पहली बार इस तरह से हुआ, तो आइए देख लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ, ही हैज, और यहाँ पे डैश आया, फिर लिखा हुआ स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। क्या लिखा हुआ, स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर आईएनजी के साथ, कभी आपने हैज के साथ आईएनजी देखा है? कभी भी आती दोस्तों, कभी नहीं आती हैज के साथ आईएनजी। तो हैज के साथ आईएनजी अब मुझे देखना था कैसे आ सकती है। दोस्तों बिल्कुल आ सकती है, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहता है कंटिन्यूअस टेंस का रूल, कि भाई अगर बीन लगा दो ना, हैज के साथ बीन लग के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे बीन का इस्तेमाल था। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा हैज बीन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, की वो सुबह से सो रहा था, सो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बीन लग जाएगा। अगला है दे आया, और यहाँ पे डैश लिखा हुआ था, कम टू ऑफिस विजिट माई, फिर यहाँ पर आया था विजिट माई ऑफिस, इस तरह से। दोस्तों इंग्लिश के अंदर क्या बोल रहा है, दे, फिर यहाँ पे डैश आया, कम हियर नेक्स्ट वीक टू विजिट माय ऑफिस। दोस्तों वो अब मेरे ऑफिस में अगले सप्ताह यहाँ पे विजिट करने आएंगे, अगला सप्ताह। तो दोस्तों इंग्लिश वैसे भी सेंस आपको छोड़ते हुए चल रही, बोल रहा अगला सप्ताह। अगला सप्ताह डैश में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है, अगले सप्ते को बोला जाता है अगला सप्ताह। तो एक कौन सा टेंस है, आने वाले सप्ते को। दोस्तों जब भी बात आने वाले कल के अंदर होती है, कल का मतलब होता है भविष्य काल, भविष्य का मतलब होता है फ्यूचर टेंस। तो मेरे को यहाँ पे सिर्फ विल लगाने की जरूरत है। ठीक जी, तो यहाँ पे विल लगा दूंगा, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, विल लगा दूंगा। तो दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक टू विजिट माय ऑफिस। दोस्तों मेरे ऑफिस में आएंगे अगले हफ्ते विजिट करने के लिए। आगे देखते हैं, अगला है आई, और यहाँ पे डैश लगा हुआ था, और यहाँ पे आपको ना गो की फॉर्म भरनी थी, गो की यहाँ पे आपको फॉर्म भरनी थी। कौन सी फॉर्म आएगी, तो आई डैश टू आगरा मीट माय फ्रेंड यस्टरडे। दोस्तों वो आने वाले कल में, दोस्तों एस्टरडे मुझे दिखा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आने वाले कल के अंदर क्या होगा, मुझसे मिलने के लिए आएंगे। ठीक है, तो मुझसे मिलने आएंगे अगले वाले कल के अंदर। दोस्तों जो भी चीजें बीती हुई चीजें के अंदर बात कर रहा है, क्योंकि एस्टरडे ने ना मेरे को साफ तौर पे हिंट दे दिया कि भैया जो बात हो रही है ना आने वाले वक्त के कल के अंदर हो रही है, बीता हुआ कल। तो बीता हुआ कल मतलब पास्ट के सिचुएशन, और पास्ट मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या कहता है भाई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है जी, तो यहाँ पे गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, वेंट हो जाती है। तो क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो आई वेंट टू आगरा टू मीट माई फ्रेंड यस्टरडे, की इस तरह से कि वो अगले, आई वेंट टू, वो जाएंगे आगरा कब, आने वाले कल के अंदर। अगला देखो, यू हैव बीन, यू हैव, और यहाँ पे लिखा हुआ वेस्टिंग योर टाइम ऑन फ्री फायर फॉर 2 मंथ। दोस्तों आप 2 महीने से ज्यादा फ्री फायर पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो फ्री फायर खेलना आज से बंद, बंद नहीं तो थोड़ा सा कम कर दो। आइए देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आईएनजी लगा हुआ था हैव के साथ। हमने अभी ऊपर वाले रूम में समझा कि भाई हैव के साथ आईएनजी थोड़ी आती है, ये तब ही आती है जब सेंटेंस आपकी एक कब कब आती है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पास्ट परफेक्ट, अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या कहता है, यहाँ पे बीन लगा दो। ठीक है जी, तो यहाँ पे बीन लगा दिया। यू हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम ऑन पबजी फॉर 2 मंथ। तो दोस्तों आज का पर्सपेक्टिव था आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आपको पारंगत बनाने का, जिसमें हमारा प्रयास और आपका साथ था। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा पूरे एन तरीके से। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने